दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के एक नए सीरीज को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम आज आधुनिक काल से संबंधित सवालों को देखेंगे। हिंदी में जो आपने शुरुआत में आदिकाल के बारे में पढ़ा, जिसे आदिकाल के बारे में पढ़ा, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, उसके बाद जो है भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद रीति काल और रीति काल के बाद आधुनिक काल। तो आज हम लोग आधुनिक काल के संदर्भ में दोस्तों सवालों को देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन ये सवाल हैं। ये ऐसे ही सवाल दोस्तों टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर कई सारे सवाल आपको नजर आ रहे होंगे और इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज आपको अपनी क्लास में देखने को मिलेगा। आज हमारा 95 नंबर का लेक्चर है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा पीछे का लेक्चर, मैं चाहूँगा एक बार आप पीछे का लेक्चर जरूर देखिए, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने बना रखा है। इस बैच को जो भी बच्चा ज्वाइन करता है वह, चाहे आप पीआरटी का पेपर दें, चाहे मिडिल दें, चाहे टीजीटी दें, चाहे पीजीटी दें, बीपीएससी के अकॉर्डिंग दोस्तों उसका निचोड़ आपको इस बैच में मिल रहा है। तो आप आइए, बहुत कम प्राइस में बैच लॉन्च किया गया, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा दोस्तों 95 नंबर का लेक्चर है और जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल भी बड़े बेहतरीन है, ठीक है। पहला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों कब की गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर फोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध तो सीधा सीधा इतिहास से है, आप पढ़ा रहे हैं आधुनिक साहित्य के बारे में और सवाल दे रहे हैं फोर्ट विलियम का। अरे भाई थोड़ा समय दीजिए, ज्यादा दिमाग खर्च करेंगे तो मैं समझा कहां पाऊंगा। सुनिए ध्यान से, पहले आप मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए। अभी 1 मिनट के अंदर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूं और इसका संबंध हिंदी साहित्य से है भी अथवा नहीं है, ठीक है। तो पहला सवाल है कि इसकी स्थापना कब की गई। तो याद रखेंगे, इसकी स्थापना किया गया था वर्ष 1800 ईस्वी में। कब किया गया था? वर्ष 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। सवाल आता है कि कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में, ठीक है। अगला सवाल आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो सन 1800 में स्थापित हुआ, आपको याद होगा इसके ठीक पहले 1799 में टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजय हुई थी। तो टीपू सुल्तान पर जीत के उपलक्ष्य में दोस्तों इस कॉलेज की स्थापना किया गया था। और किसने किया था? तो उस समय थे लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और इसको एक तथ्य और भी याद रखेगा, कारण जो पूछता है तो कभी कभी देता है टीपू सुल्तान पर विजय के उपलक्ष्य में क्या किया गया दोस्तों? इसकी स्थापना किया गया है। यह भी एक तथ्य है दोस्तों। उसी की याद में दोस्तों क्या किया गया? टीपू सुल्तान की याद नहीं, उसको हराने की याद में, ठीक है। अंग्रेजों की विजय हुई थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन मुख्य रूप से दो इसको स्थापित करने का कारण रहा है, यहां लिखिए उद्देश्य, देख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना वर्ष 1800 में कलकत्ता में किया गया, वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में जो इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी की शिक्षा देना, ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी की शिक्षा देना, हिंदी की शिक्षा देना, यह दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है उद्देश्य था इस कॉलेज को बनाने का। क्यों? अंग्रेज अधिकारी भारत में शासन कर रहे थे, यदि वो भारतीयों की भाषा नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा, उनका शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इस वजह से दोस्तों इस कॉलेज को बनाया गया, ठीक है। इसमें हिंदी संबंधी दोस्तों ट्रेनिंग दिया जाता था। हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? वो भी अंग्रेजों में बात कर रहा है। हिंदुस्तानी भाषा के, पहले हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भाषा को ही पहले हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था। और हिंदुस्तानी भाषा के जो पहले प्रोफेसर थे वो थे जॉन गिल क्राइस्ट। कौन थे दोस्तों? जॉन गिल क्राइस्ट को दोस्तों क्या मानते हैं? हिंदी भाषा का पहला प्रोफेसर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर जॉन गिल क्राइस्ट, याद रखेंगे ये नाम है इनका, ये आप याद रखें, बहुत शानदार है, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों एक ओरिएंटल सेमिनरी का स्थापना किया था, उसका नाम ही था ओरिएंटल सेमिनरी। यह एक दोस्तों संस्था था, ठीक है। तो याद रखिएगा ओरिएंटल सेमिनरी, ठीक है। ओरिएंटल सेमिनरी, ठीक है।
सेमिनरी, यह दोस्तों एक संस्था थी और इस संस्था की स्थापना किसने किया था? तो इस संस्था की स्थापना इन्होंने किया था। कारण क्या था दोस्तों? तो हिंदी में पठन पाठन की सुविधा, ठीक है, हिंदी में पठन पाठन की सुविधा के लिए दोस्तों इस ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना भी किया गया था। और किसने किया था? तो याद रखेंगे प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट। आपने इनका नाम भी कई बार सुना होगा, ठीक है। तो ये हिंदी भाषा के पहले प्रोफेसर भी रहे, यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। इतने सवाल तो हम फोर्ट विलियम से आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है। अगला सवाल दे रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर कौन कौन रहे? तो दोस्तों पहले प्रोफेसर के रूप में आपने किसका नाम पढ़ा? तो याद रखिएगा प्रोफेसर के रूप में पढ़ा प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट का नाम पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा 2 कर्नल थे, 1 मेजर थे। कौन थे? 2 कर्नल थे और 1 मेजर थे। एक कर्नल का नाम था कर्नल जेम्स मोमट। क्या नाम था? कर्नल जेम्स मोमट, कर्नल जेम्स मोमट, ठीक है। और दूसरे थे दोस्तों, ठीक है, मैंने कहा ना 1 कर्नल और 2 मेजर थे। दूसरे कर्नल थे कर्नल विलियम टेलर। कौन थे? कर्नल विलियम टेलर, ठीक है, विलियम टेलर। और चौथे व्यक्ति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर विलियम प्राइस। उनका नाम ही है प्राइस, ठीक है। तो याद रखेगा मेजर विलियम प्राइस, ठीक है, मेजर विलियम प्राइस, ठीक है, मेजर विलियम प्राइस, ठीक है। तो ये दोस्तों 3-4 जो है अलग अलग प्रोफेसर हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। ये इन्होंने दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा सीखा था, इस वजह से दोस्तों मैंने ये सवाल आपको दिया। हिंदी पढ़ने सीखने वाले हिंदुस्तानी लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो ऐसे विदेशी व्यक्ति जो प्रोफेसर रहे इस कॉलेज में, उनका नाम भी आप याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी नाम रखने का दोस्तों पहली बार सुझाव किसने दिया है? श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा श्रेय जाता है मेजर विलियम प्राइस को। किसे जाता है? मेजर विलियम प्राइस को दोस्तों श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी भाषा को प्रचलित किया, ठीक है। नहीं प्रचलित करते तो आज हम हिंदी की जगह क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भाषा। हिंदी शब्द दोस्तों नहीं बहुत ज्यादा प्रयोग में आता अगर इन्होंने यह प्रयोग शुरुआत में न किया होता तो, ठीक है। अगला सवाल, किसने हिंदुस्तानी विभाग का नाम ही दोस्तों बदलकर क्या कर दिया? हिंदी विभाग कर दिया। तो वह श्रेय भी दोस्तों इन्हीं को जाता है। जो हिंदुस्तानी विभाग था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने? हिंदी विभाग कर दिया, विलियम मेजर प्राइस, ठीक है, विलियम मेजर प्राइस, ठीक है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? हिंदी विभाग कर दिया। यह भी दोस्तों बड़ा शानदार सा सवाल है। आगे देखिए अगला सवाल, करा फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय हिंदी अध्यापकों के रूप में दोस्तों किसने किसने काम किया है? तो कई सारे लोग हैं, जिनमें एक हैं सदल मिश्र, ठीक है, सदल मिश्र, ठीक है। दूसरे हैं लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल, ठीक है। सदल मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए, ठीक है। और अच्छा, सदल मिश्र, लल्लू लाल दोस्तों हिंदी के गद्यकार भी दोस्तों कहे जाते हैं, भी याद रखेगा। और गंगा प्रसाद शुक्ल, ठीक है, गंगा प्रसाद शुक्ल, ठीक है, गंगा प्रसाद शुक्ल, ये भी नाम याद रखेंगे। एक और नाम दोस्तों आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ब्रह्म सच्चिदानंद और मधुसूदन, ठीक है, ब्रह्म सच्चिदानंद और 5वें नंबर पर लिख लीजिएगा मधुसूदन। देखिए 1-2 प्रोफेसर नहीं थे, बहुत सारे थे। जिस तरह से ये हिंदी का अध्यापक हैं, उसी तरह से पीछे हमने किसके बारे में पढ़ा था? जॉन गिलक्राइस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा ना। मेजर विलियम प्राइस के बारे में पढ़ा गया, टेलर के बारे में पढ़ा गया। तो इन लोगों का नाम भी आपके लिए जरूरी है, उनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा किस भारतीय की नियुक्ति भाषा मुंशी के पद पर हुआ था? ठीक है, करा किस भारतीय की नियुक्ति भाषा मुंशी के पद पर हुआ था? वो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे। मैं बात कर रहा हूं सदल मिश्र की। जी हाँ दोस्तों, सदल मिश्र, जी हाँ, सदल मिश्र दोस्तों हिंदी के गद्यकार हैं। सदल मिश्र और हिंदी के गद्यकार में लल्लू लाल जी का भी नाम आता है। इन दोनों लोगों को दोस्तों भाषा मुंशी के पद पर बिठाया गया था। और किसने नियुक्त किया था? नियुक्तिकर्ता दोस्तों कौन है? नियुक्तिकर्ता किसने नियुक्त किया था दोस्तों? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने ही नियुक्त किया था। किसने? जॉन
गिल क्राइस्ट ने ही दोस्तों इन्हें अपॉइंट किया था, ये भी आप याद रखेंगे। इनको भाषा मुंशी के पद पर बिठाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ऐसे सवाल, ऐसे डिफिकल्ट सवाल दोस्तों टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा गंभीर होकर आप पढ़िए सीखिए। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कब बंद हो गया? पहले बताइए शुरू कब हुआ था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब शुरू हुआ था? सन 1800 में शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है कि कब बंद हो गया, तो याद रखिएगा 1854 में बंद हो गया, ठीक है। सन 1800 में शुरू हुआ और 1854 में इसका क्या हो गया? बंद कर दिया गया यह कॉलेज, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 1854 में कॉलेज बंद करके फिर इसको सैनिक छावनी के रूप में सैनिक छावनी नहीं, सैन्य अधिकारी दोस्तों रहने लगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाने लगा, ये सब दोस्तों काम किया गया, ठीक है। अगला सवाल, सिंहासन बत्तीसी, जी हाँ, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, माधव विलास, यह सब दोस्तों किसकी रचनाओं के नाम हैं? अब देखिए प्रेम सागर यह दोस्तों लल्लू लाल की पहली गद्य कृति मानी जाती है, ठीक है। लल्लू लाल, जी हाँ दोस्तों, लल्लू लाल की रचना है, ठीक है। सिंहासन बत्तीसी भी है, बैताल पच्चीसी भी है, प्रेम सागर भी है और माधव विलास भी। ये चारों रचनाएं दोस्तों किससे संबंधित हैं? लल्लू लाल जी से, जी हाँ दोस्तों। अगला सवाल करा, किसने उर्दू को यामिनी भाषा का दर्जा दिया? जी हाँ, सोच समझ के बताइएगा। उर्दू को क्या कहा? यामिनी भाषा का दर्जा दोस्तों किसने दिया है? यह भी लल्लू लाल जी ने ही दिया है, जी हाँ, लल्लू लाल जी ने ही इसको क्या कहा है? लल्लू लाल जी ने इसको कहा है, उर्दू को यामिनी भाषा कहा है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, गद्यकार वाले में दोस्तों 4 गद्यकारों का नाम आता है। अगर आप गद्यकार की बात करेंगे तो गद्यकार वाले में 4 गद्यकार आते हैं। पहले हैं मान लीजिए लल्लू लाल, लल्लू लाल। दूसरे लिख लीजिएगा सदल मिश्र, शदल मिश्र। तीसरा लिख लीजिएगा इंसा अल्लाह खां, ठीक है, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, याद रहेगा ना आपको, ये सब याद करते जाइए, ठीक है। इंसा अल्लाह खां। और कौन है? एक है मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है, सदा सुखलाल, ठीक है। इन्हें गद्यकार माना जाता है। गद्यकार में यह 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इन्हें हिंदी गद्य का 4 स्तंभ माना जाता है, पिलर माना जाता है। ये शुरुआती गद्यकारों में इनकी गिनती की जाती है, ठीक है। ये 4 लोगों का नाम एकदम मत भूलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल सुनिएगा ध्यान से। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रावती, जी हाँ दोस्तों, चंद्रावती और रामचरित्र, चरित्र नहीं है दोस्तों, रामचरित है। क्या है? रामचरित, ठीक है। वो रामचरित मानस वाला नहीं है, ये दूसरा रामचरित। चंद्रावती और रामचरित दोस्तों यह किसकी रचना है? यह रचना है सदल मिश्र की, जी हाँ, किसकी रचना है? हिंदी के गद्यकार रहे सदल मिश्र की रचना का नाम है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और चंद्रावती का ही दूसरा नाम है नासितोपाख्यान, ठीक है। चंद्रावती का ही इसी का अन्य नाम नाम क्या है दोस्तों? जो आप नासितोपाख्यान पढ़ते हैं, ठीक है, नासितोपाख्यान, ये दोस्तों किसका नाम है? ये इसी चंद्रावती का तो दूसरा नाम है, अलग से नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सदल मिश्र की रचना है चंद्रावती और रामचरित। अगला सवाल देखिए, करा सुख सागर एवं सुर सुरा निर्णय, ठीक है, सुर नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, सुर में छोटा हो, ठीक है। सुख सागर और सुर सुरा निर्णय, ठीक है, यह दोस्तों किसकी रचनाओं के नाम है? तो याद रखिएगा, यह रचना है मुंशी सदा सुखलाल का, ठीक है। किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल। ये भी हिंदी के 4 गद्यकारों में से एक हैं जिन्हें स्तंभ माना जाता है। और इन्होंने अपने उपनाम के रूप में नियाज शब्द का प्रयोग किया। किसका? इन्होंने अपने नाम में क्या शब्द लगाया दोस्तों? नियाज। क्या लगाया दोस्तों? नियाज, ठीक है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी में निराला लगता है, उसी तरह से। और एक चीज और याद रखेगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्तों कार्य करते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, यह भी आप याद रखेंगे। कंपनी सरकार के साथ मिलकर ये काम करते थे। मुंशी सदा सुखलाल, सुखलाल से याद रख सकते हैं सुख सागर और सुरसुरा निर्णय, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। रानी केतकी की कहानी, यह बहुत प्रसिद्ध कृति है। और किसकी रचना दोस्तों? इंसा अल्लाह खां की। किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की रचना है। इस कहानी का ये जो कृति दोस्तों, इसका भी एक अन्य नाम मिलता है, उदयभान चरित, ठीक है। इसका नाम क्या मिलता है? उदयभान चरित, ठीक है। तो परीक्षा में दोस्तों उदयभान चरित पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा,
याद रखेंगे यह इंसा अल्लाह खां की रचना का ही नाम है, रानी केतकी का ही दूसरा नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, करा इंसा अल्लाह खां किसके दरबार में रहते थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल दिया है। इंसा अल्लाह खां ये किसके दरबार में रहते थे? यह दो लोगों के दरबार में इनका नाम मिलता है। एक तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल बादशाह कौन है दोस्तों? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। एक तो इनके दरबार में मिलता है और दूसरा दोस्तों उल्लेख मिलता है अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब कौन दोस्तों? सआदत अली खां, ठीक है, कौन? सआदत अली खां, ठीक है, सआदत अली खां, याद रखिएगा। इन दोनों के दरबार में इनका उल्लेख मिलता है किसका? इंसा अल्लाह खां का। जी हाँ, इंसा अल्लाह खां की एक ही जो है प्रसिद्ध कृति है रानी केतकी की कहानी, जिसे हम उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं। यह तथ्य भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों, अपने अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है आलसियों का कोड़ा। बहुत सोच समझ के बताइएगा, आलसियों का कोड़ा, ठीक है, आलसियों का कोड़ा, भूगोल हस्तामलक, ठीक है, हस्तामलक, भूगोल हस्तामलक, विद्यांकुर, थोड़ा सा गलत है यहां पर, विद्यांकुर, ठीक है, विद्यांकुर एवं राजा भोज का सपना, ये सभी दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? तो ये बहुत प्रसिद्ध कृति है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। किसका? राजा शिव प्रसाद, और इन्होंने टाइटल क्या जोड़ा था अपने साथ? सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज और याद रखेगा, एक दोस्तों सर सैयद अहमद खां का नाम सुना होगा। सर सैयद अहमद खां के साथ मिलकर इन्होंने जो सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था, उसमें भी दोस्तों इनका योगदान रहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। राजा की उपाधि भी दोस्तों इन्हें दिया गया था, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन रहे दोस्तों? तो प्रजा हितैषी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। यह पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, सेन नहीं दोस्तों, सिंह, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। इनके नाम में भी दोस्तों राजा लगा हुआ था, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। और राजा की उपाधि दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली थी। ठीक है, राजा की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी इन्हें। यह तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए एक सवाल, अच्छा एक चीज और दोस्तों यहां पे देता है कि राजा द्वय किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजा द्वय, यानी दो ऐसे लोग हैं जिन्हें राजा की संज्ञा दिया गया है। तो एक तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो गए, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो गए, इनको राजा द्वय में शामिल किया जाता है। दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह, इनको भी दोस्तों राजा द्वय कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्या पता परीक्षा में आ जाए। आगे है शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। वैसे दोस्तों मूल रूप से इसकी रचना जो किया है, मूल रूप से रचनाकार जो हैं वो है दोस्तों कालिदास। कौन है? कालिदास की ये सभी कृतियां हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम। ठीक है, लेकिन वापस से दोस्तों इसका जो है आप कह सकते हैं कि अनुवाद किया, ठीक है, राजा लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुवाद किसने किया इन पुस्तकों का? यह पुस्तक दोस्तों कालिदास ने संस्कृत में लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा था। तो इसका अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा इसका अनुवाद किया गया। ये आपके लिए बड़ा बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आ जाए ना। अनुवाद तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पता नहीं क्या क्या जवाब दे सकते हैं। मुझे औरों से नहीं लेना देना, मुझे ये आपको बताना है कि आप जानिए जो सही जवाब है वो आपको पता होना चाहिए। कौन क्या जवाब देता नहीं पता, लेकिन आप सही जवाब दीजिएगा। किस तरह से आप भ्रमित होंगे आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि मामला कालिदास से जुड़ा है। तो आपके दिमाग में ना कभी राजा लक्ष्मण सिंह का ख्याल आएगा ही नहीं, चाह के भी नहीं आएगा। लेकिन यदि एक बार आप क्लास में पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक आप जो है याद कर पाएंगे। आगे देखिए, करा हिंदी साहित्य में राजा द्वय के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध हैं। दो राजा प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको बताया तो पीछे। एक राजा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक तो ये कहे जाते हैं। दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजा
राजा लक्ष्मण सिंह। ये कोई राजा नहीं थे दोस्तों, इन्हें राजा की उपाधि मिली हुई थी। किसके द्वारा? यह राजा की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली हुई थी, याद रखेंगे। एक और आप पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि दोस्तों किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय, ठीक है। यह मुगल बादशाह था, इसने दोस्तों क्या किया था? उपाधि दिया था, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सवाल ऐसे मन में आ गया तो दे दिया, मन में हो सकता है आपके भी सवाल उठा हो। अगला सवाल कह रहा भाषा योग वशिष्ठ। जी हाँ दोस्तों, भाषा योग वशिष्ठ यह दोस्तों किसकी रचना है? बहुत पॉपुलर कृति है भाषा योग वशिष्ठ। यह रचना है राम प्रसाद निरंजनी का। किसकी रचना दोस्तों? राम प्रसाद, सर हमें तो लग रहा था कोई दूसरा होगा, दूसरा नहीं, राम प्रसाद निरंजनी ही दोस्तों इसके रचनाकार हैं। और राम प्रसाद निरंजनी जो थे दोस्तों, ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, ठीक है। ये कहाँ रहते थे? यह पटियाला दरबार में कथावाचक थे, ठीक है, कथावाचक थे। वहाँ की महारानी के लिए दोस्तों इन्होंने यह पुस्तक लिखा था, भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। गोरा बादल की कथा, बच्चा दोस्तों सुना होगा गोरा बादल की कथा। इसका जो मूल नाम है यह नाम नहीं है, इसका मूल नाम था गोरा बादल। गोरा को गोरा कहते हैं, बादल को बादल कहते हैं। की कथा नहीं, गोरा बादल री, ठीक है। की जगह दोस्तों यहाँ पे री लिखिएगा, गोरा बादल री, और कथा की जगह बात लिखिएगा, गोरा बादल री बात, ठीक है, याद रखिएगा। यह इसका मूल नाम है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके गोरा बादल की कथा कर देते हैं। और इसके रचनाकार कौन दोस्तों? राजस्थानी भाषा में जटमल की रचना है, ठीक है। जटमल ने इसे राजस्थानी भाषा में लिखा है, ठीक है। राजस्थानी भाषा में क्या किया है? रचना किया है। जटमल की रचना का नाम है गोरा बादल री बात, गोरा बादल री बात। उसी का दोस्तों दूसरा नाम है गोरा बादल की कथा। यह हम हिंदी में बोलते हैं और इसको राजस्थानी भाषा में ऐसा लिखा गया है। यह जटमल की रचना का नाम है, यह भी आप याद रखेंगे। जटमल एक प्रसिद्ध जो है लेखक थे। सत्यार्थ प्रकाश जो दोस्तों यह स्वामी दयानंद की पुस्तक है, ठीक है। स्वामी दयानंद की पुस्तक है दोस्तों। इन्होंने 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, आर्य समाज की। जी हाँ दोस्तों, किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1875 में। इन्हीं के द्वारा हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है लिखी गई थी, ये आप याद रखेंगे। कर हरिश्चंद्र की उपाधि तथा उपनाम क्या था? ठीक है, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो दोस्तों आपसे उपाधि पूछा जा रहा है और एक आपसे उपनाम पूछा जा रहा है। आपको एक ही पता है, आपको पता है कि हरिश्चंद्र की उपाधि थी भारतेंदु। जी हाँ, नाम इनका भारतेंदु नहीं था, भारतेंदु उपाधि है। और संजोग देखिए, हरिश्चंद्र के पहले इन्होंने भारतेंदु ला, हरिश्चंद्र भारतेंदु नहीं, भारतेंदु दोस्तों पहले जोड़ दिया, यानी अपनी उपाधि को अपने नाम से पहले रख दिया, तो भारतेंदु उपाधि थी। लेकिन उपनाम बच्चों को नहीं पता है, उपनाम इनका था रसा। ठीक है, जी हाँ, इनका उपनाम क्या था? रसा उपनाम है। ये अब नया पढ़िए ना, हर बार वही घिसे पिटे सवालों को मैं नहीं पढ़ाता। मैं तो हमेशा चाहता हूं आप नई नई चीजें जानिए। ठीक है, मेरी क्लास में आएंगे तो आज ही नहीं, आज भले हम अपने 95 नंबर लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हर एक लेक्चर को मैंने ऐसे ही शिद्दत के साथ पढ़ाया है। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, तब आपको आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दे रहा है कविता वर्धनी सभा और काशी पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेगा, इसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कविता वर्धनी सभा और काशी पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना दोस्तों की गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उन्हीं से संबंधित है, इस वजह से बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जब आप आधुनिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो आधुनिक साहित्य में सबसे बड़े अगर कोई कवि थे तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए आधुनिक साहित्य में जो पहला खंड आता है वो हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। इनके नाम पर एक पूरा का पूरा युग चला है जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें अकेले कवि थे, अकेले लेखक थे, इनके अलावा बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही मिली। इस वजह से उस काल का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ गया, भारतेंदु काल। करा भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक दोस्तों कौन कौन से? मौलिक नाटक में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? आप इनकी बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन मौलिक नाटक जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक करके बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सत्य हरिश्चंद्र आप याद रखेंगे। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र याद रखेगा। दूसरा दोस्तों भारत दुर्दशा याद रखेंगे, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा याद रखेगा।
तीसरा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा न भवति, ठीक है, हिंसा न भवति, ठीक है। ये सब दोस्तों इनके क्या है, ये सब मौलिक नाटकों के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और लिखेगा नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंधेर नगरी लिख लीजिए खाली, ठीक है, अंधेर नगरी। इसी बीच में दोस्तों एक लिखेगा सती प्रताप दोस्तों, यह इनका अपूर्ण ग्रंथ था, मौलिक नाटक जो लिख रहे थे लेकिन छूट गया, ठीक है, सती प्रताप, ठीक है, सती प्रताप, ठीक है, सती प्रताप, ठीक है। सती प्रताप दोस्तों यह अपूर्ण था, इसी वजह से इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है। कोई समस्या आपको, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए इसी तरह से आगे बढ़िए, अगले सवालों को देखिए। कर भारतेंदुकृत यात्रा विवरण दोस्तों कौन कौन सा है, ठीक है, यानी सीधा यात्रा वृत्तांत ग्रंथ के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि इनके द्वारा यात्रा वृत्तांत दोस्तों ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा मेहदावल की यात्रा, ठीक है, मेहदावल की यात्रा, सरयू पार यात्रा, ठीक है, सरयू पार की यात्रा, ठीक है, सरयू पार की यात्रा, ठीक है। इसी तरह से और लिखते जाइए, लखनऊ की यात्रा, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ की यात्रा, ठीक है। ये सब दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत ग्रंथ हैं। हरिद्वार की यात्रा, ठीक है, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, ठीक है, वैद्यनाथ की यात्रा, ठीक है। यह सब दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत ग्रंथ हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। परीक्षा में ऐसे सवाल दे देता कि बताइए यह किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सब आपको जो है याद करके बताना पड़ेगा। अगला है भारतेंदु जी के द्वारा रचित पुरातत्व संबंधी दोस्तों रचना कौन सी है, ये आपसे लीक से हटकर दोस्तों मैं सवाल पूछ रहा हूं, पुरातत्व संबंधी रचना, ठीक है। तो याद रखिएगा रामायण का समय, लिखेगा रामायण का समय, जी हाँ दोस्तों, रामायण का समय बड़ा बेहतरीन रचना दोस्तों। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं होंगे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति का नाम है रामायण का समय। और इसी तरह से अकबर और औरंगजेब, अकबर कितना अच्छा था और औरंगजेब कैसा था, ठीक है, अकबर और औरंगजेब, यह भी दोस्तों किसकी कृति है, यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। एक कृति और लिख लीजिए, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका। एक और लिख लीजिएगा काशी, ठीक है, काशी। ये सब जो रचनाएं दोस्तों यह भारतेंदु जी की पुरातत्व संबंधी रचनाएं हैं, इनको भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। अगला दे रहा है भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया कौन सा ऐतिहासिक निबंध है। बहुत अच्छा सवाल दे दिया। ऐतिहासिक निबंध में दोस्तों किसका किसका नाम लेते हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे कश्मीर कुसुम, लिखेगा कश्मीर कुसुम, जी हाँ दोस्तों, यह भी नील देवी पता था लेकिन कश्मीर कुसुम नहीं पता था, यह भी इन्हीं की रचना है। बादशाह दर्पण, ठीक है, बादशाह दर्पण, ठीक है, बादशाह दर्पण, यह भी एक ऐतिहासिक निबंध है। और उदय पुरोदय, यह दोस्तों 2-3 रचनाएं आप याद रखें। हैं तो बहुत सारी, लेकिन दोस्तों मुझे अभी जो है इतना ही याद आ रहा है तो इतना ही बता पाऊंगा, ठीक है, और कुछ नहीं याद आ रहा है। इनके ऐतिहासिक निबंध ग्रंथ हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा भारतेंदु कृत जीवन चरित्र दोस्तों कौन कौन सा, इन्होंने किसके किसके जीवन पर दोस्तों जीवनी लिखा हुआ है। सीधे सीधे जीवन चरित्र का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे जीवन चरित्र का मतलब हो गया जीवनी। तो इन्होंने दोस्तों किसकी किसकी जीवनी लिखी हुई है, तो इन्होंने 4-5 लोगों की जीवनी लिखी हुई जो महत्वपूर्ण है, जिसमें सूरदास जी का नाम आता है, जी हाँ, अच्छा पूरा लिखने की जरूरत नहीं ना, सूरदास की जीवनी, इतना लंबा लिखने का लिख दे रहा हूं, सूरदास की जीवनी। अब आगे नहीं लिखूंगा, समझ जाएगा कि जीवनी वाला ग्रंथ है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जयदेव की जीवनी, ठीक है, जयदेव की जीवनी, ठीक है, श्री जयदेव को आगे श्री भी लगा सकते हैं, श्री जयदेव महाकवि थे, ठीक है। इसी तरह से लॉर्ड मेयो का नाम सुना था, लॉर्ड मेयो की जीवनी याद रखेंगे। लॉर्ड मेयो जो था दोस्तों, इसने सबसे पहले जनगणना कराया था, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में जनगणना
जनगणना की शुरुआत दोस्तों किसने किया था? वो दोस्तों लॉर्ड मेयो ने ही तो किया था, ठीक है। और उसके लिए उसके ऊपर जीवनी भी लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ये आपको नहीं पता रहा होगा तो पता कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से महात्मा मोहम्मद, जी हाँ, ठीक है, महात्मा मोहम्मद भी दोस्तों जीवनी का नाम है। और फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी। तो ये सब दोस्तों याद, महात्मा मोहम्मद और फातिमा बीबी याद रखेंगे। ये सभी रचनाएं जो हैं ये जीवनी से संबंधित रचनाएं हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दोस्तों लिखी गई हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अपूर्ण ग्रंथों में दोस्तों किसका किसका नाम आता है? जैसे जिसमें दोस्तों पीछे भी आपको एक बताया था मैंने, सती प्रताप। जी हाँ दोस्तों, सती प्रताप, यह दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसकी रचना कर रहे थे। यह मौलिक नाटक था दोस्तों और यह अपूर्ण रह गया, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दुर्लभ बंधु, ठीक है, दुर्लभ बंधु। आपके दिमाग में पता क्या चल रहा है? मंगलसूत्र चल रहा है। और मंगलसूत्र को रख दो साइड में, नहीं उत्तर गलत कर देंगे। मंगलसूत्र जो आपको याद आ रहा है ना, यह प्रेमचंद जी की अपूर्ण रचना है, ठीक है। प्रेमचंद की अपूर्ण रचना, ठीक है, अपूर्ण रचना है जो आपको याद आ रहा है। तो इसको अभी मत याद करो मंगलसूत्र को, सती प्रताप याद रखो, दुर्लभ बंधु याद रखो, रत्नावली नाटिका याद रखो, ठीक है, रत्नावली नाटिका, ठीक है, नाटिका की नाटक, रत्नावली नाटिका है दोस्तों, नाटक नहीं। इसी तरह से प्रेम योगिनी, जी हाँ दोस्तों, प्रेम योगिनी, यह भी दोस्तों इनका अपूर्ण ग्रंथ रहा। बंदर सभा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बंदर सभा भी दोस्तों इनका कुछ हिस्सा अपूर्ण रहा। तो इस तरह से ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे, पता नहीं कहां से सवाल दे दे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इनके अपूर्ण ग्रंथों के नाम है, इनको आप याद रखेंगे। एक और है दोस्तों, ये इससे याद आया, ये मंगलसूत्र से प्रेम सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है, प्रेम सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। यह भी दोस्तों अपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, प्रेम सूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र से याद आ गया प्रेम सूत्र का, प्रेम सूत्र भी अपूर्ण ग्रंथ है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यह भी पूरा नहीं हुआ। तो कई सारी किताबें हैं जो भारतेंदु जी पैरेलल जो है लिख रहे थे, लेकिन दोस्तों वो पूरा नहीं हो सका। तो इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए। हमने बहुत सारे बैच बना रखे हैं, ठीक है, हिंदी से लेकर जीएस तक का बैच हमने बना रखा है। एक मौका देके जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको अपने आप लगेगा कि नितिन सर के साथ जुड़कर पढ़ने का एक अलग ही माहौल, एक अलग ही तरीका है, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप किसी एक विषय को एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए। मेरा अपना ओपिनियन हमेशा रहता है कि एक विषय को आप अपने जीवन में एक ही बार पढ़िए। अलग अलग परीक्षाओं के लिए यदि बार बार पढ़ेंगे उसी विषय को तो फिर कैसे काम चले, फिर तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, पढ़ाई कभी समाप्त भी नहीं होगा। तो कम से कम आप ऐसा क्राइटेरिया बनाइए कि एक साल की मेहनत में आप सभी विषय को दोस्तों बढ़िया ढंग से पढ़ जाइए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हिंदी के साथ साथ जीएस की भी दोस्तों बेहतरीन क्लास हमारे पास है। एक बार आप मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, पढ़ के देखिए। जिस जीएस से आप इतना दूर भागते हैं, मोहब्बत हो जाएगा, प्यार, प्रेम, ठीक है, इश्क सब हो जाएगा। आप पढ़ के तो देखिए। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहां जाइए। पीडीएफ दोस्तों आपको निःशुल्क दे दिया जा रहा है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। थैंक यू।